नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लॉकडाउन में जो 9th के छात्र नहीं पढ़ पा रहे उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले ही ग्रुप डी में मैंने देखा कि करीब साइंस के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी बहुत विस्तार से साइंस की पढ़ेंगे हम पूरे विस्तार से बिना कुछ छोड़े पढ़ेंगे। मैं कुछ भले एक्स्ट्रा ही बताऊंगा पर कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, इतना आप विश्वास रखिएगा। मैं पढ़ाऊंगा, आप जाके घर पे बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, हम लोग आज यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, नाम से ही आपको दिख रहा है कि कहने का मतलब है कि हमारे आसपास के जितने पदार्थ हैं, यानी कि हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। आइए, मैं आपको पहले कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा दूं, फिर आपको पता चलेगा कि एक भी पॉइंट मैंने इस बुक का नहीं छोड़ा हुआ है, एक भी बुक नहीं, उसका पूरा निचोड़ निकाल के इसमें डाल दिया है, ताकि आपको जो एनसीईआरटी बोर लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, चलिए। तो पदार्थ कहते किसे हैं? सबसे पहले पदार्थ के बारे में हम लोग देखेंगे कि कोई भी वस्तु, जो भी हम देखते हैं, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, ठीक है, जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। जैसे हम गेहूं लेने गए, 10 kg का है तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया? 10 kg। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान हो, किसी का 1 ग्राम का होगा, किसी का 0.1 ग्राम का होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो कुछ वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, आयतन मतलब कितना स्पेस ले रहा है वो, कितना जगह उस घेरे हुए है, और जो अवरोध उत्पन्न करे, जो भी अवरोध उत्पन्न करे, अपना विरोध उत्पन्न करे, मतलब अपने रास्ते में आने वाली चीज का अवरोध उत्पन्न करे, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे पत्थर, पत्थर आप देख रहे हैं, पत्थर स्थान भी घेरता हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ भार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, सॉरी, और अवरोध भी उत्पन्न करता है। अब आ गई बात हवा की। अब आपके मन में उठेगा, क्या हवा भी पदार्थ है? हाँ, हवा भी पदार्थ है। कैसे? अगर हम हवा को एक बैलून में भरेंगे तो हम देखेंगे कि बैलून एक जगह घेरे हुए है। जैसे बैलून जैसे ही लेंगे तो बैलून पूरा भर जाएगा, और बैलून जैसे ही भर जाएगा तो देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि यह जगह भी घेर लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी आ गया, स्थान भी घेर लिया, द्रव्यमान भी आ गया, और कुछ ना कुछ आने वाली चीजों का अवरोध भी उत्पन्न करेगा, अपने से आने वाली चीजों का, यानी कि यह पदार्थ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार पदार्थ के एग्जाम्पल है बादल। मन में आएगा बादल है तो हाँ, बादल भी पदार्थ है, तारे भी पदार्थ है, पौधे पशु दोनों पदार्थ है, पानी की बूंद भी पदार्थ है, और यहाँ तक कि रेत का एक छोटा कण, जो बालू का कण होता है ना, छोटा से छोटा, वह भी पदार्थ है। ठीक है, प्राचीन काल में जो भारतीय दार्शनिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, वह उन्होंने बताया था कि पदार्थ जो है पंच तत्व से बना है, 5 तत्व से बना है। कौन कौन 5 तत्व भाई? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ठीक है, कोई भी पदार्थ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, निर्जीव जिसमें जान और नहीं होती है, सजीव हम लोग, तो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी 5 तत्व से बने होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, पदार्थ कितने तत्व से मिलकर बना है? 5 तत्व से। वायु, पृथ्वी, वायु जो हम लोग लेते हैं,
पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, अग्नि, अग्नि तो आप सभी जानते हैं, जल क्या है जानते हैं, और आकाश, यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। और ऐसा मानना है हम लोग का कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण जो होता है, इसी कारण हम लोग इसी 5 तत्वों में मरने के पश्चात विलीन हो जाते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको वायु की उपस्थिति में ही जलाया जाता है, पृथ्वी पर ही जलाया जाता है, अग्नि में ही जलाया जाता है हम लोग के धर्म में, और उसकी अस्थियां जल में प्रवाहित हो जाती है आकाश की उपस्थिति में। यानी कहीं ना कहीं ये 5 तत्व मौजूद होते हैं, और 5 तत्वों को, प्रकृति के इन 5 तत्वों को हम लोग अपने बॉडी को समर्पित कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक वैज्ञानिक। आधुनिक वैज्ञानिक जो है वह पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, अब पदार्थ के बारे में ही 2 विचारधारा बन गई भाई। लोग कहने लगे कि आपने तो बोल दिया कि पदार्थ है क्या। ठीक है, जो भी स्थान घेरे, जो भी अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, पदार्थ हो गया। तो लोग कहने लगे कि पदार्थ सतत होते हैं। अब सतत मतलब क्या होता है? पदार्थ सतत होते हैं, सतत मतलब होता है कि लकड़ी के टुकड़े की तरह, मतलब टूटते नहीं हैं। लोग ये कहने लगे कि एक ना एक टाइम आएगा जब थोड़ा टुकड़े की तरह, ऐसे हल्का हल्का टुकड़े की तरह या कुछ टाइप के सतत होते हैं पदार्थ। कुछ लोग का ये मानना था। कुछ लोगों का मानना था कि पदार्थ कणों से बने होते हैं, जैसे रेत बना है कण से, वैसे ही पदार्थ कण से बने हैं। इन दोनों विचारधाराओं को हम लोग किस बात पर मानेंगे? इसके लिए साइंस में कभी भी क्रियाकलाप के द्वारा ही कुछ समझा जाता है। तो क्रियाकलाप चलिए करते हैं। एक बीकर लिया हमने, ठीक है, कोई भी बर्तन जिसमें जल है, इसमें नमक या चीनी घोल दिया, एक चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से इसको मिलाया। उसके बाद हम देखेंगे कि नमक और चीनी या चीनी जो भी है इसमें बहुत अच्छे से घुल गया है, लेकिन पानी का जो स्तर है यहाँ पर, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पानी का जो स्तर है वही है। ठीक है, यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो स्थान ये पानी में है, तभी ये नमक और चीनी घुल गया। अगर स्थान नहीं रहता तो ये नमक और चीनी गायब कहाँ रहता, और जाता भी तो इसका स्तर बढ़ जाता। जैसे कोई कंकड़ कुछ डालेंगे, नहीं घुलेगा तो इसका पानी लेवल बढ़ जाता है, तो इसका लेवल तो नहीं बढ़ा। यानी कि पानी के बीच में कुछ ना कुछ स्थान है। ठीक है, यानी जल के बीच कुछ स्थान है तभी नमक, जल के बीच कुछ स्थान है तभी नमक और चीनी घुल गया, और जल का स्तर भी नहीं बढ़ा। यानी पदार्थ जो है कण से बने तभी ना घुल गया। अगर सतत होते, टुकड़े जैसे होते जो घुलते नहीं, वो कहाँ से घुलते? वो तो बैठ जाते अंदर जाके, हमको दिखाई देते, लेकिन यह दिख नहीं रहा है। यानी कि पदार्थ कण से बने होते हैं। यानी कि जो यह धारणा थी कि पदार्थ सतत होते हैं, हम लोगों की खत्म हो गई। अब यह धारणा शुरू हो गई कि पदार्थ कणों से बना होता है। ये और एक चीज निष्कर्ष निकल कर आया कि प्रत्येक पदार्थ के बीच कुछ स्थान भी होता है, तभी ना यह घुला। तो प्रत्येक पदार्थ के बीच कुछ स्थान होता है। आप बोलेंगे क्या ठोस में स्थान होता है? हाँ, ठोस में भी स्थान होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। द्रव में भी स्थान होता है, गैस में भी स्थान होता है। गैस में सबसे ज्यादा स्थान होता है, द्रव में उससे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है। ठीक है, और इसी स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, या अंतराणविक स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अंदर के, अणुक स्थान अणुओं के स्थान। ठीक है, इसका नाम है इसी स्थान को अंतरा अणुक स्थान। यानी आपसे कोई पूछेगा कि अंतरा अणुक स्थान है क्या, परिभाषा, तो कोई भी पदार्थ के बीच में कुछ न कुछ स्थान होता है, जिसकी वजह से वह किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल सकता है। उसी स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। आप बोलेंगे कि ठोस में कहाँ है? लाइए एक ईंट लाइए और उसमें थोड़ा पानी डालिए, देखिए कि पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थोड़ा जाएगा, ठीक है। ठोस के कण में स्थान इतना कम होता है, इतना कम होता है, जिसे ठोस के कम बहुत
पास पास होते हैं, बहुत पास पास, बहुत पास पास, इतना पास पास होता है कि ये हिल डुल नहीं सकते, लेकिन जब हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो कंपन तो करेंगे। ये कंपन ठोस के कण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका साइन का मतलब क्या है? इसका साइन का मतलब यही है कि ये जिधर भी साइन दिखेगा आपका, जिधर मुंह खुला हुआ वह बड़ा है, यानी कि मैंने अंतरा अणुक स्थान के आधार पर लिखा है, तो अंतरा अणुक स्थान सबसे ज्यादा किस में होते हैं? गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। तो आप लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अंतराणुक स्थान गैस में होते हैं और सबसे कम अंतराणुक स्थान ठोस में होते हैं। आइए हम लोग अब एक क्रियाकलाप करते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि एनसीईआरटी का एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, यहाँ तक कि मैं जिन स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ गाँव में, उन लोगों में कुछ धारणा है कि जब मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी लाओ तो वो लोग समझ नहीं पाते। तो हंसी मजाक की भाषा में बोल देता हूँ कि जो सरकारी किताब आपके स्कूल में चलती है, जिससे क्वेश्चन आता है 9th में और 10th में बोर्ड में भी, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। आइए देखते हैं क्रियाकलाप 2। पोटेशियम परमैंगनेट को एक ग्लास में घोलते हैं। ठीक है, एक ग्लास में घोलने का प्रयास करते हैं। अब वो पूछेंगे आप पोटेशियम परमैंगनेट है क्या भाई? तो पोटेशियम परमैंगनेट है जो एकदम क्रिस्टल, छोटा छोटा क्रिस्टल टाइप का होता है, बालू का जैसे क्रिस्टल है या छोटा छोटा कंकड़ टाइप का आप मान सकते हैं। तो इसका 2-3 कंकड़ उठाए और इसमें डाल दिए। यह एक बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी रंग मतलब पूरा रंग इसको बैगनी कर देगा जाएगा। तो अब इसमें इसको डालें, 1 या 2 क्रिस्टल को डाल दिए इसमें। जैसे ही डाले यह रंगीन हो गया। अब इसमें से 1 चम्मच मैंने उठाया, 1 चम्मच उठा रहे हैं, देखिएगा जा रहा है जा रहा है, इसमें चला गया। अब यह भी थोड़ा रंगीन हो जाएगा। अब पूरा अच्छे से घुल गया, फिर इसमें से 1 चम्मच उठाएं और इसमें डालें। ऐसे प्रोसेस करते रहे, इसको घोले, फिर 1 चम्मच उठा के इसमें डालें, फिर 1 चम्मच उठा के इसमें डालें, फिर 1 चम्मच उठा के इसमें डालें। मैंने देखा कि क्रिस्टल का एक छोटा कण, इसको तो रंगीन बनाया ही, अब इस छोटा कण पूरा पानी में घुल गया। फिर और छोटा छोटा में टूट गया होगा, यह छोटा कण इसको भी रंगीन बनाया, और छोटा छोटा में टूट गया होगा, यह इसको भी रंगीन बना दिया। यानी कि मैंने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा कण ही पानी को रंगीन बना देता है। यानी कण भी अत्यंत छोटे छोटे भागों में टूट सकते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कण इतने छोटे छोटे भागों में टूट सकते हैं। समझ में आया? तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसा भी होगा कि कभी ना कभी यह कण टूटना बंद हो जाएंगे? हाँ जी, जरूर। कण एक समय ऐसा आएगा जब टूटना बंद हो जाएगा, अब नहीं टूटेगा। हर चीज का वो आता है समय। तो वही मैंने पॉइंट में लिख दिया है बात कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पानी रंगीन नहीं होगा, यानी कण और छोटे भागों में नहीं टूट पाया। ठीक है, चलिए एक नोट लिखा है मैंने कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या है? तापमान मतलब सब जानते हैं आप, टेम्परेचर। इसको जैसे ही बढ़ाया मैंने, कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा, गति करने की जो चलने की ऊर्जा है, गति करने की ऊर्जा है, वो बढ़ गई। अब आप कैसे समझेंगे? आइए एक अगरबत्ती लेते हैं, उसको जलाइए मत, बिना जलाए उसको आप रखिए और 1-2 मीटर के डिस्टेंस पर जाइए। क्या आपको अगरबत्ती की गंध सुगंध देगी? कम देगी, बहुत कम। बहुत ज्यादा सुगंधित होगा वो तभी सुनाई देगी, नहीं तो उसकी गंध आपको नहीं। समझ में आया? तो अगरबत्ती की गंध जो है वह, अब उसको जला दीजिए। देखिए क्या अब जलाने के फलस्वरूप अगरबत्ती की गंध आपको आ रही है? तो हाँ, यानी कि मैंने देखा कि तापमान जैसे ही बढ़ाया, जैसे ही कुछ उसमें आग लगाया, टेम्परेचर दिया, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, अब लोग पूछते हैं द्रव्य क्या है? द्रव्य भाई पदार्थ को ही बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य पदार्थ को ही बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, लिखा है मैंने। इसी में शुद्ध पदार्थ, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य हो जाता है। शुद्ध द्रव्य क्या है भाई? अशुद्ध द्रव्य क्या है?
शुद्ध द्रव्य जो कि एकदम शुद्ध रूप में बने हैं, आपको पता है कि इतना इतना मैंने मिलाया है, या एकदम जैसे सोना है, सोना में कुछ नहीं मिला हुआ, केवल सोना है तो यह शुद्ध है। चांदी में केवल चांदी शुद्ध है। चीनी देखिए, चीनी का फॉर्मूला होता है, चीनी कुछ ना कुछ से यौगिक है एक, ठीक है। तो इस यह क्या होता है कि यह शुद्ध होता है। तो तत्व हो या यौगिक हो, शुद्ध होता है। अब आप बोलेंगे तत्व क्या है, आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तत्व यौगिक मिश्रण सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हिंट दे देता हूं, तत्व होता है शुद्ध पदार्थ जो बस एक चीज से बना हो। यौगिक होता है निश्चित अनुपात में दो तत्वों से मिलकर बना हो, ठीक है, निश्चित अनुपात में। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसा कि जितना भी आप अब फार्मूला देखेंगे, जितना भी फार्मूला, जैसे H2O देखे, बोले क्या यह है, तो हाँ है। जितना भी आप फार्मूला देख लिए जो निश्चित है कि यह जल का होता है, यह सब यौगिक है। समझ में आया? तो आप तत्व समझ गए, यौगिक समझ गए। अब आप बोलेंगे मिश्रण क्या है, तो मिश्रण तो आप सभी जानते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देना। जैसे बालू, सीमेंट, मिट्टी, पत्थर सब कुछ मिला दिया बिना नापे, सब कुछ मिला दिया। आपसे कोई पूछे कितना है, आप बता नहीं पाए, तो उसको मिश्रण कहेंगे, ठीक है। अब अशुद्ध द्रव्य में दूध आता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्या दूध सच में अशुद्ध होता है? तो आप को मैं बता रहा था कि अशुद्ध द्रव्य जो होता है वो मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें दूध भी अशुद्ध है। अब आप सोचेंगे क्या सच में दूध अशुद्ध है? हाँ भाई, दूध अशुद्ध द्रव्य है। कैसे? इसमें वसा मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, जल मिला हुआ है ना, इसलिए अशुद्ध द्रव्य है। तो कभी भी क्वेश्चन आए दूध क्या है, अशुद्ध द्रव्य है, शुद्ध नहीं है ये। समुद्र का जल, इसमें नमक वमक मिला रहता है, अशुद्ध है। मिट्टी अशुद्ध द्रव्य है। समझ में आया? ये छोटा छोटा पॉइंट हम लोग को डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैंने इस चीज में बता दिया। आइए अब पढ़ेंगे विसरण क्या है, ठीक है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे नाम से ही मैं बताया कि दो विभिन्न पदार्थ मतलब दो अलग अलग पदार्थ होना चाहिए कि कण का स्वतः मिलना, मिलाया नहीं जाए, खुद ब खुद मिल जाए। जैसे गैस है, ठीक है, जैसे गैस है। अब गैस यहाँ पे है पूरा वायुमंडल में, यहाँ गैस है जहां हम लोग बैठे हुए। अब गैस है, यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे थोड़े होता है कि ये पार्ट बांटा हुआ है कि यहाँ ऑक्सीजन बस रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नहीं होता है। सब आपस में घुले रहते हैं, ऑक्सीजन यहाँ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब मिले रहते हैं। और इसी को कोई मिलाने जाता है नहीं ना, अपने आप मिल के रहता है। यानी कि यह विसरण द्वारा होता है। समझ में आया? यह विसरण द्वारा होता है। तो कोई भी दो पदार्थ आपस में स्वतः, अपने आप, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः मिलना की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो आपके मन में आएगा क्या गैस में ही होता है? द्रव में भी होता है, ठीक है। जैसे दूध है, दूध में पानी गया, स्वतः मिला हुआ है। कोई जरूरत है पानी डाल दिया, आपको जरूरत है कि ये गया और आपको घोलना पड़े, जरूरत नहीं है। द्रव भी विसरण का रूप लेता है। अब आपके मन में आएगा ठोस में विसरण होता है? नहीं, ठोस में विसरण नहीं होता है करीब, ठीक है। जैसे मैं कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, क्या अपने आप मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, विसरण की क्रिया द्वारा नहीं होगा यह। समझ में आया? यानी कि विसरण कोई भी दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गैसों का विसरण मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए। द्रव का विसरण दूध प्लस पानी। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन पेज 4 का, यानी कि एनसीईआरटी का इसके आगे क्वेश्चन था, तो मैंने लिख दिया आपको कि अब क्वेश्चन आपको पढ़ाना है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक भी चैप्टर क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने। आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, देखिए आपको कितना आता है और कितना नहीं। कुर्सी पदार्थ है? हाँ कुर्सी पदार्थ है। वायु पदार्थ है? मैंने बताया हवा पदार्थ है, ठीक है। स्नेह पदार्थ है? नहीं भाई, स्नेह कहाँ से पदार्थ हो गया? स्नेह तो हमारे मन की स्नेह होती है, पदार्थ थोड़े होता है। गंध पदार्थ होता है? नहीं, गंध भी नहीं है। घृणा? नहीं, घृणा भी नहीं है। बादाम? हाँ बादाम होता है पदार्थ। विचार? नहीं, ये तो मन का विचार है, पदार्थ थोड़े है। शीत? नहीं। शीतल पेय? हाँ ये होता है।
इत्र की सुगंध, सुगंध पदार्थ थोड़े है नहीं, यानी कि इसमें पदार्थ कौन कौन सा है? कुर्सी है, वायु है, बादाम है, शीतल पेय है, इतना है पदार्थ। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बात सही है। अगर गर्मा गर्म खाना बनता है तो दूर से ही उसकी सुगंध हमें समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ गर्म, कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है। लेकिन जो ठंडा खाना यानी बासी खाना जो हो जाता है, उसे जाके सूंघना पड़ता है। समझ में? यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है ताकि मैंने आपको बताया कि गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए गर्म खाने कई मीटर दूर तक आपके पास उसकी गंध आपके पास पहुंच जाती है। समझ में आ गया किस कारण हुआ? क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसी कारण हुआ। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। जब हम लोग तैरते हैं तो देखते हैं कि गोताखोर जो है तैरने वाला, वो पानी काट पाता है। इससे पानी का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? यह गोताखोर पानी इसलिए काट पाता है ताकि पानी के बीच में कुछ स्थान होता है, मैंने आपको बताया ना, अंतराणिक स्थान होता है, इसलिए काट पाता है। अगर स्थान होता ही नहीं, ईंट रहता, तो उसको काट के आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं। तो यानी कि कुछ ना कुछ पानी के बीच स्थान है, इसी स्थान के कारण वह गोताखोर पानी को काट पाता है। चौथा क्वेश्चन, पदार्थों के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो आपने पढ़ लिया पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषता होती है, कि यह गतिज ऊर्जा बढ़ने पर बढ़ जाती है। सॉरी, गतिज ऊर्जा मैंने बोला, मैंने कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो ये कणों की विशेषता होती है। कण टूट सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में, कण इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इत्यादि इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं के बाद। देखिए, मैंने आज के वीडियो में ये सब कंप्लीट करा दिया है आपसे। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट ये सब कंप्लीट करा दिया है, ये सब। अब आप घर पे ये सब रीडिंग लगा सकते हैं। समझ में? उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं ऐसे ही वीडियो NCERT बेस्ड 9th क्लास 10th क्लास की सभी चैप्टर, सभी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैं 9th क्लास का साइंस स्टार्ट किया हूं और फिर 10th क्लास का साइंस स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जैसा भी मेरे पास व्यवस्था है, कॉपी पेन से ही ऐसा बताऊँगा कि आपके माइंड में साइंस छप जाएगी। अभी तो मैंने पहला पार्ट स्टार्ट किया है, पहला पार्ट में तो उतना क्वेश्चन भी नहीं निकल कर आए होंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, साइंस का असली मज़ा आएगा और हम और आप मिलकर साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।